चलिए तो लेक्चर को प्रोसीड करते हैं हम लोग। जो रिमेनिंग पार्ट हमारा सोल्यूशन का बचा हुआ था उसी को प्रोसीड करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली सीखेंगे क्या, आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम पार्ट कोंजुगेटिव का कवर करने का प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी का कवर कर दें। ठीक है, उसके फॉर्मूले किस तरह से डिराइव होते हैं या किस तरह से उनके फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें आज के वीडियो में सीखनी है। ठीक है ना, तो उसको कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी सीखने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है ना, तो उसको सीखने के लिए आप पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लो कि कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरह से इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो भी कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, तो क्या चीज़ें हमें सीखनी है उसके लिए पहले आप समझ लो। देखिए, अगर एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो कि यहाँ आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, वो भी किस फेज में लिया हुआ है, लिक्विड फेज में लिया हुआ है। देखिए, अगर हम यहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री वगैरह क्रिएट करें और यहाँ आप समझिए कि इसको आप किसी ना किसी टेम्परेचर पर हीट करेंगे, यानी इसका कुछ ना कुछ तो बीपी रहा होगा ना। तो जितना भी इसका बीपी रहा होगा, बीपी का मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट, कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। तो जिस सिचुएशन पर आप इस लिक्विड सॉल्वेंट को हीट करोगे, तो जब ये हीट होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेपर डिपॉजिट होगा, इसका वेपर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस वॉल पर एक प्रेशर जनरेट होगा जिसको आप लोग बोलते थे वेपर प्रेशर। और अगर हम ये अज्यूम करें कि इसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में जो है कितना है, P0 है। अब हमें इसमें करना क्या है, अब हमें इसमें ये करना है कि हमें इसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करना है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और वो भी कैसे, अभी हम फिलहाल बात करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनका आयनाइजेशन नहीं होता है, यानी अगर इनको सॉल्वेंट में आप डालोगे तो इनका आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब होगा क्या। देखिए, हम क्या करेंगे, सारी कोंजुगेटिव प्रॉपर्टीज को प्रयास करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि उसको हम लोग वेपर प्रेशर से कनेक्ट करके उसको अच्छे से स्टडी करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस सिचुएशन पर जब आप इस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे, देखिए अभी क्या है, अभी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, यानी इसका जो मैक्सिमम स्पेस है जो, तो वो कौन से पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वही ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसका मैक्सिमम पार्ट। लेकिन होगा क्या कि जिस सिचुएशन पर आप नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट को इसमें ऐड करोगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की तरह इसको ऐड करोगे, तो क्या होगा, इसका काफी सारा पार्ट उस सॉल्वेंट के साथ साथ उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के थ्रू ले लिया जाएगा, इसका काफी ज्यादा स्पेस। अब देखिए होगा क्या, अभी भी जो वेपर जनरेट होगी, तो वेपर, हालांकि जो भी वेपर प्रेशर यहाँ जनरेट होगा तो उसमें केवल सॉल्वेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट पार्टिकल वेपराइज कर जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल क्यों वेपराइज नहीं करेगा, क्योंकि आप कैसा सॉल्यूट यूज कर रहे हो, नॉन वोलाटाइल, विच कैन नॉट बी इवेपोरेट। तो यहाँ पे क्या है कि अभी भी पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे, लेकिन होगा क्या, इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जिस समय आप ऐड करोगे तो इसके काफी जो स्पेसेस इसके बीच में है उसमें ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जाके ट्रैप हो जाएगा। और ट्रैप होने के बाद क्या करेगा, ट्रैप होने के बाद ये इसके बीपी को इंक्रीज कर देगा। यानी जो भी सिचुएशन में, पहले सिचुएशन पर इसका बीपी रहा होगा, सपोज दैट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड बीपी रहा, तो इसका, हालांकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर यहाँ आप जो भी कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी आगे स्टडी करोगे तो कुछ खास अंतर नहीं आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं, तो हमने अज्यूम किया इसका बीपी बढ़ के हो गया 101 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सिचुएशन पर इसका बीपी बढ़ा इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर। अब देखिए, अगर इसका बीपी बढ़ गया तो इस सिचुएशन पर यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा गेन होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे इसका जैसे बीपी बढ़ेगा 101 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, वैसे इसके जो वेपर प्रेशर होगा उसमें कमी आ जाएगी, यानी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, हमें वेपर प्रेशर में कमी देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, वो भी किस वजह से, वो भी इस वजह से क्योंकि इसमें इसका बीपी जो हो गया वो इंक्रीज कर गया। अब देखिए इस वेपर प्रेशर से, और अब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं पीएस वगैरह जितना भी होगा, इसका मतलब ऐसा समझो आप कि करीब, अगर सिचुएशन शुरुआत में अगर हम ये माने कि ये 1 ATM प्रेशर इस पर था, तो ये लास्ट में अगर 0.5 ATM हमारा प्रेशर बचा तो कितनी कमी आई, तो सीधा
तो आप बोलोगे पी नॉट माइनस पी एस, यानी जो भी लोवरिंग आई वेपर प्रेशर की वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने का क्या रीजन था, देखिए ये रीजन था कि इस वेपर प्रेशर से जितनी क्वांटिटी कनेक्टेड होंगी इस वेपर प्रेशर से, उन्हीं को हम लोग कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। यानी कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी वही होती हैं जो इस वेपर प्रेशर से कनेक्टेड स्पीसीज होती हैं, या वेपर प्रेशर से कनेक्टेड जितनी भी स्पीसीज होंगी उन्हीं को हम लोग कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि जो कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ रहे हो उसमें जो ये जो कोंजुगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ऐसा समझिए, जो भी जितने भी पार्टिकल आप सॉल्यूट के इसमें ऐड करोगे ये उस पर डिपेंड करती है। अगर ज्यादा पार्टिकल ऐड करोगे तो कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी जो इंक्रीमेंट करने वाली प्रॉपर्टी है, जैसे इलिवेशन इन बीपी, जितने ज्यादा पार्टिकल्स ऐड उसमें हो जाएंगे आ जाएंगे उस सॉल्यूशन में, तो उतनी ज्यादा उसमें इलिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। पार्टिकल्स का नेचर क्या था उस पर ये डिपेंड नहीं करती है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो ये कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने से पहले जो चीजें थी वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो अब कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी हमें कितनी तरह की पढ़नी पड़ेंगी, चलिए उन पर बात करते हैं। तो कोंजुगेटिव बेसिकली कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी हमें 4 तरह की कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एक चीज ध्यान रखना, यहां वर्ड यूज कर रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी, बट लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी। It should be in mind that lowering in vapor pressure is not a conjugative property. Relative lowering in vapor pressure is conjugative property. यहाँ relative lowering in vapor pressure क्या है और lowering in vapor pressure क्या है, अभी जब हम एक्सप्लेन करेंगे पहली conjugative property की तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरी conjugative property जो है, दूसरी conjugative property क्या है, दूसरी conjugative property है elevation in boiling point। ये वर्ड जो हम इलिवेशन यूज कर रहे हैं, इलिवेशन का वर्ड का सीधा मतलब होता है इंक्रीज। ठीक है, तो इंक्रीज कितना है इस वेपर प्रेशर में उसको बोलते हैं इलिवेशन। थर्ड कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी उस फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन होगा, ये तीसरी कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी है। और फिर फाइनल जो चौथी कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। यही 4 तरह की कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी होती है। हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर में हम रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको, और उसी में आप और भी चीजें सीख लोगे जो भी चीजें बची होंगी। ठीक है ना, तो अब एक एक करके हम लोग इन कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। आप केवल देखते जाइए, हम धीरे धीरे सारी कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी विद फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देंगे और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इन चारों प्रॉपर्टी को समझने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बशर्ते जो मैंने अभी इसके पहले चीज बताई वो आपको समझ में आ गई हो। पहले मैंने क्या बताई फिर से रिपीट किए दे रहे हैं कि अगर प्योर फॉर्म में हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया हुआ है, अगर हम इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो मैंने बताया था ना 1/2 फैक्टर इंक्लूड होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उसके लिए हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो। तो इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बीपी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी जितना भी बीपी पहले था उसके कंपेयर में बीपी हमारा बढ़ जाएगा। हालांकि बीपी में जो भी इंक्रीमेंट है, जो भी एलिवेशन है, बहुत ही माइनर इंक्रीमेंट होगा, लेकिन इंक्रीमेंट तो हुआ ना, तो एलिवेशन है ये इसको कंसीडर किया जाएगा। और इस बीपी में इंक्रीमेंट से जो वेपर प्रेशर हो जाता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो चलिए आइए सबसे पहली कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं इसको अच्छे से कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है या लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, और उसी को बेस बना के हम लोग राउज लॉ पढ़ेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए पहली कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करते हैं। पहली कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी हमारी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो ये होता क्या है पहले ये सीखिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो अभी एक्सप्लेन किया वही से इसका स्टार्टअप है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी वॉल बनाई और यहाँ पर हमने एक सॉल्वेंट ले रखा है। यहाँ सॉल्वेंट को हम बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। अब इस प्योर सॉल्वेंट का जो यहाँ वेपर प्रेशर था उसको हमने कंसीडर किया P0। ठीक है, ये तो बहुत
आसान सी चीज़ है, इतनी मैं बता चुका था आपको। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हालांकि वो जब न्यूमेरिकल पूछता है तो वो आपको बता देता है कि ये क्या है, आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो भी ऐड किया है आपने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके बहुत सारे कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे शुगर है, इसका भी आयनाइजेशन नहीं होता है, जैसे यूरिया है, इसका भी आयनाइजेशन नहीं होता है, ग्लूकोज है, इसका भी आयनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर किए जाते हैं, इनके लिए 1/2 फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। कैसे आती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने ऐड किया, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट देखिए सीधा सीधा रिजल्ट हमारे पास ये होगा कि इसका जो भी स्पेसेस इसके बीच में थे सॉल्वेंट के अलावा, उन स्पेसेस में ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट जाके ट्रैप हो जाएगा, यानी ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपका ट्रैप हो जाएगा जाके। अब उस नॉन वोलाटाइल से होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे इसका बीपी बढ़ेगा। तो बीपी को हम यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं इसका वेपर प्रेशर घटेगा, घटेगा इसी वजह से। इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा डिक्रीज, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं देयर इज अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में वीपी लिखे दे रहे हैं, ठीक है, बार बार उसको लिखना पड़ेगा। वेपर प्रेशर यहाँ डिक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर को कंसीडर किया पीएस, यानी पहले पी नॉट था, बाद में पीएस। ज़्यादा कौन होगा और कम कौन होगा, ज़्यादा हमारा पी नॉट। तो जैसा कि पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट इसमें वेपर प्रेशर है, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब ऐड कर दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया, तो इसका वेपर प्रेशर पीएस हो गया, ठीक है ना। तो इसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इसमें लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, तो देखिए लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगी वो कितनी होगी, पी नॉट हमारा मोर होगा, पीएस हमारा लेस होगा, इसका मतलब पी नॉट माइनस पीएस, ये हमारी है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए अगर हमसे ये पूछा जाए इसमें रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हमारी होगी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए अब इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं राउल्ट लॉ को, और राउल्ट लॉ पढ़ते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, जो इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखिए जो राउल्ट लॉ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए है वो क्या है, देखिए राउल्ट ने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि राउल्ट का पहले आप वोलाटाइल के लिए पढ़ चुके थे, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, जो भी पार्शियल प्रेशर जनरेट होता था। लेकिन यहाँ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट ने ये कहा कि जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन की रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to mole fraction of the solute X mole fraction this one solute, ठीक है ना। अगर इसको मोल में कन्वर्ट करें, मोल में कैसे कन्वर्ट करें, ऐसे समझिए आप कि ये आपका सॉल्यूशन बन चुका, यानी इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड है और प्योर सॉल्वेंट भी है। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि इसमें N1 आपका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसको हम लोग कंसीडर कर दें कि ये जो हमारी वैल्यू है ये सॉल्वेंट के लिए या सॉल्यूट के लिए, चलिए सॉल्यूट के लिए कंसीडर कर दें, और यहाँ पे जो N2 है वो हम लोग कंसीडर करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है।
देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। अगर आपको N1 इस ये वैल्यू देनी है, N1 N2 आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी को भी दे सकते हो। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि जो N2 है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और N1 हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट क्या होगा यहाँ पे, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट जो होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, इक्वल तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट N2 अपॉन टोटल मोल, यानी N1 प्लस N2। ये राउल्ट का लॉ है। ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड, इस समय इस सिचुएशन पर ये नंबर ऑफ मोल्स पर रखा गया है। लेकिन अगर इन केस हम ये कंसीडर करें कि ये सब डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए चल रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो अमाउंट आप सोल्यूट का यूज़ कर रहे हो वो कम अमाउंट यूज़ कर रहे हो, मतलब एक्सेस में अमाउंट नहीं यूज़ किया जा रहा है। तो N2 की जो वैल्यू है, अगर इससे ज़्यादा वैल्यू N1 की हो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, ऑब्वियस सी बात है कि N1 की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा होंगे और आपके सोल्यूट पार्टिकल कम होंगे। तो इस सिचुएशन पे इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1। एक ये फॉर्मूला जनरेट हुआ, ये भी नंबर ऑफ मोल्स पर ही फॉर्मूला है। अगर इसको वेट के टर्म में हम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करें तो क्या फॉर्मूला जनरेट होगा, जरा वो देखिए। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल N2 होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट, यानी ये N2 है क्या, N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आप लोगों को तरीका पता होगा, किसी का भी जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है गिवन वेट ओवर या अपॉन मोलर मास। जिसका भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं उसका जितने वेट में आपको मोल्स निकालना है उसको आप ऊपर रखिए और मोलर मास से उसको डिवाइड कर दीजिए, उसके नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे N2 है, यानी W2 ग्राम, अगर हम ये अज्यूम करें कि W2 ग्राम हमारा सॉल्यूट का क्वांटिटी है जो इसमें इस सॉल्वेंट में डाला गया है, यानी इस सॉल्वेंट में W2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया गया है। तो इसके मोलर मास से इसको डिवाइड कर दो M2, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसको हमने कंसीडर किया W1 और यहाँ इसके मोलर मास को कंसीडर किया M1। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा हमारा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू M1 ऊपर चला जाएगा अपॉन M2। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप केवल कि ये W1 W2 कौन क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी तो आप फॉर्मूला गलत कर दोगे। तो W2 यानी 2 वैल्यू जो हमने यूज़ की है वो हमने सॉल्यूट के लिए यूज़ की है, जितनी भी 2 जगह जहाँ 2 यूज़ किया जाए W2, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, जितने वेट हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऐड किया है। और M2 क्या है, उसी सॉल्यूट का मोलर मास है। और W1 क्या है, W1 है क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जितने ग्राम सॉल्वेंट में हमने क्वांटिटी को यूज़ किया है वो हमारी W1 है। M1 हमारा उसका मोलर मास है जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हो। सपोज दैट यूरिया को हमने बेंजीन में डिसॉल्व किया, तो जो यूरिया है वो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाएगा। यानी अगर 5 ग्राम यूरिया को हम 5 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम यानी 250 ग्राम वाटर में ऐड करें तो यहाँ पे 5 ग्राम जो है वो W2 है और यूरिया का मोलर मास 60, उससे डिवाइड कर देंगे और जितने ग्राम वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया है तो वाटर का गिवन वेट और डिवाइड कर देंगे उसको उसके मोलर मास से 18 से। तो इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ें हमें अननोन होंगी वो हमें आसानी से कैलकुलेट करके पता चल जाएंगी। तो ये हमारा था पहली कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसके बेसिस पर, जिसके बिहाफ पर हम लोगों ने जो उनका रूल था राउल्ट का था उसको हमने स्टडी किया है। तो चलिए राउल्ट लॉ तो आपने सीख लिया, इसका एक न्यूमेरिकल ऐसे ओरली हम लोग समझने का प्रयास करते हैं किस तरह का न्यूमेरिकल इसका होगा। देखिए ऐसा है कि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ आपने प्योर सॉल्वेंट दिया, हम इसको कह रहे हैं वाटर, यहाँ पे हमने वाटर दिया हुआ है और कितने ग्राम आप वाटर ले लो, चलिए यहाँ पे हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया है, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट,
ठीक है, वो भी यूज़ क्या किया हमने, यहाँ पे यूरिया यूज़ किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 100 ग्राम में सपोज दैट हमने 3 ग्राम यूरिया यूज़ किया और हमने ये अज्यूम किया, या देखिए इसमें कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ 3 ग्राम और डायरेक्ट वो बता रहा है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, लेकिन अभी ये नहीं बता रहा है कि 3 ग्राम आपने यूज़ क्या किया है, इसका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कौन सा आपने वोलेटाइल सोल्यूट यूज़ किया है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको गिवन कराएगा कि पहले यानी जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड नहीं किया उस सिचुएशन पर यहाँ पे सपोज दैट ये अज्यूम करें कि यहाँ पे 10 atm इसका वेपर प्रेशर था, ठीक है ना, और बाद में जब आपने ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड कर दिया तो इसका जो वेपर प्रेशर हो गया वो सपोज दैट डिक्रीज करके ये पहुँच गया 8 atm हो गया। ये ऐसे अज्यूम करके क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है ना। यानी पहले 10 atm था, जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया तो उसमें 8 atm इसका वेपर प्रेशर हो गया, यानी वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो गई, कमी आ गई, ठीक है ना। और 3 ग्राम हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 100 ग्राम में ऐड किया। अब ये पूछ रहा है कि जो आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया है उसका आप मोलर मास हमें बताइए, सॉरी M2, इसका मोलर मास हमें बताइए। तो सीधा सीधा राउल लॉ अप्लाई कर दोगे आप, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, W2 बाय यहाँ पे क्या था W1 इंटू यहाँ हमारा हो गया था M1 और यहाँ हमारा हो गया था M2, ठीक है ना, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ P नॉट माइनस पी एस ऑलरेडी हमें गिवन करा रहा है 10 माइनस 8 बाई P नॉट 10 इज इक्वल टू W2, कितने ग्राम सोल्यूट ऐड किया, 3 ग्राम, 3 ग्राम, तो 3 ग्राम हो गया, और कितने में ऐड किया, 100 में, तो ये 100 रख देंगे इंटू M1। M1 हमारा क्या होता है, M1 हमारा होता है सॉल्वेंट का मोलर मास, ये, ठीक है ना। तो कितने ग्राम ऐड किया है आपने इसमें, 100 ग्राम, सॉरी हाँ 100 ग्राम ऐड किया है। M1 इसका कितना होता है, वाटर का 18 होता है, और यहाँ से हमें M2 को कैलकुलेट करना है, जो हम मैथमेटिक्स लगाकर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे वो P नॉट गिवन करा के PS भी बोल सकता है कि पहले इतना था, इस कंपाउंड को ऐड किया गया, तो बताइए इसका जो फाइनल वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये फॉर्मूला है इससे रिलेटेड कोई सी भी वो चीज़ आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, नहीं तो हम अलग से न्यूमेरिकल सेशन कराएंगे, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी पहली कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एक बार फिर बता देना कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इट इज कंप्लीट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेकंड कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए सेकंड कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वर्ड एलिवेशन जो है इसका मतलब होता है इंक्रीज, मतलब कितना इंक्रीज होके इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, कितना इंक्रीमेंट इसमें हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, उसको समझते हैं। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का एक सीधा सीधा डेफिनेशन होता है, मैक्सिमम लोग ये, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछा जाता है तो वो उनका कहने का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉइल होता है, ठीक है, और ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है इसकी। फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर जो भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप सपोज दैट अगर आप किसी का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हो, तो देखिए ऐसा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी नहीं करना चाहिए उस हिसाब से, लेकिन क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा ऊंचाई पर जाए जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा वहाँ पे उसका बीपी चेंज हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा डेफिनेशन यही बनेगा कि वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलिए तो बात करते हैं, सेम प्रोसीजर पर हम लोग आते हैं। हमने बताया था वही चीज़ है, उसी को बार बार समझना है आपको। अभी हम लोगों ने उसके वेपर प्रेशर के भी हाफ पर समझा था, अब इसको बॉइलिंग पॉइंट के भी हाफ पर समझ। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और इस सिचुएशन पर इसका जो P नॉट नहीं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर किया वो हमने कंसीडर किया T नॉट। इसको T नॉट भी बोल सकते हो, बेसिकली T नॉट बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ऐड किया हुआ है, क्या ऐड किया पता है आपको,
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और वो भी कैसा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो बस होगा क्या, उस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाई 1/2 फैक्टर हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आना है। लेकिन उस 1/2 फैक्टर की जगह कितनी वैल्यू को हम यूज करेंगे उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 1/2 फैक्टर निकालना आना चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम केस के लिए आप 1/2 फैक्टर ऐसे ही बता सकते हैं, कुछ केस होते हैं उसमें उसको निकालना पड़ता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में। तो यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ऐड किया तो आपको रिजल्ट इसका पता है, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको ऑलरेडी, कि यहाँ पे जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो यहाँ भी वेपर प्रेशर बनेगा, लेकिन यहां वेपर प्रेशर पर वही आपका सॉल्वेंट पार्टिकल ही होगा, है ना। सॉल्यूट पार्टिकल तो नॉन वोलाटाइल है, तो वो स्पेस कवर करेंगे, यानी वो केवल काम करेंगे इसके बीपी को बढ़ाने का, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं। वो स्पेसेस में ट्रैप हो जाएंगे और उसके बीपी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहां पे जो फाइनल बीपी आया इसको हमने कंसीडर किया टीएस, ठीक है ना। पहले क्या था, टी नॉट, और बाद में क्या हो गया, टीएस। आपको अच्छी तरह से पता है इट विल बी मोर, ये ज़्यादा हो जाएगा, और टी नॉट विल बी लेस, ये कम रहा होगा। यानी अगर ये 100 है तो ये 101 है ना, अगर ये जितना भी होगा उससे ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बीपी बढ़ जाता है, ठीक है ना। बहुत बार बता चुके हैं इस बात को हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इलिवेशन इन बीपी कितना हुआ। तो जो इलिवेशन इन बीपी है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ इलिवेशन को डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी टी एस माइनस टी नॉट। यहाँ पे बी भी यूज़ कर सकते हो, अब टी नॉट बी यूज़ कर लो अगर करना हो, टी नॉट बी, ठीक है। बात एक ही है ये, तो ये डेल्टा टीबी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये चेंज है टेम्परेचर का, तो अगर इसको सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में आप यूज़ करो तो भी ठीक है, और अगर आप इसको केल्विन में यूज करो तब भी ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेंज जब हम निकालते हैं तो उसको आइदर यू कैन कैलकुलेट इन डिग्री सेंटीग्रेड और यू कैन कैलकुलेट इट इन केल्विन, बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा टीबी का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपर फॉर्मूला जनरेट करना है, प्रॉपर फॉर्मूले को समझना भी है कि किस तरह से ये फॉर्मूला आएगा। ये तो हो गया इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक चीज ध्यान रखना, ये भी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग, बार बार हम एक वर्ड डाइल्यूट सोल्यूशन यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी, आपको ये ध्यान रखना है कि ये डेल्टा टीबी जो है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ हम वर्ड यूज कर रहे हैं मोलैलिटी पार्टिकल, ठीक है ना, ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो डेल्टा टीबी है इसको हम लिखेंगे केबी इंटू स्मॉल एम। देखो यहाँ एम का काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, कैपिटल स्मॉल, तो हम इसी वजह से यहाँ स्मॉल लेटर पर एम यूज़ कर रहे हैं कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। दिस इज द मोलैलिटी, दिस इज नॉट मोलर मास, दिस इज मोलैलिटी। मोलैलिटी अभी हम समझाएंगे क्योंकि उसी से इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ के बी हमने कांस्टेंट यूज़ किया, इसके कई नाम होते हैं, इसको आप बोल सकते हो मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। ये केबी की वैल्यू है, ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होती है, जैसे वाटर के लिए जितनी होती है 1 पॉइंट समथिंग होता है, 0.2 या 2.1 के आसपास जो भी होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमेशा गिवन करा देगा आपको, ठीक है ना। तो ये केबी की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमें मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट जो है, जो भी हमारा मोलैलिटी उसकी निकलेगी उसकी वैल्यू हमें यूज़ करनी है। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मोलैलिटी क्या है पहले आप ये समझ लो। तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के, उसको हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर डेफिनेशन से हम फॉर्मूला निकालें, एक चीज़ समझो, अभी जो हमने बताया था यहाँ वेट कौन सा W1 कौन सा W2 है, पहले ये अच्छे से समझ लो आप। देखिए यहाँ पे आपने प्योर फॉर्म में जब लिया हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सॉल्वेंट था, ठीक है ना, सॉल्वेंट था। तो सॉल्वेंट का अमाउंट जो हमने लिया वो हमने W1 ग्राम लिया है, और इसका जो मोलर मास है
चलिए ज़रूरत पड़ेगी, इसका मोलर मास की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है सॉल्वेंट की। और इसमें जो हमने ये पार्टिकल यूज़ किए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो जो आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यूज़ कर रहे हो उसका हमने यूज़ किया है W2 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम में यूज़ कर रहे हैं सारी वैल्यू, W2 ग्राम यूज़ किया और इसके मोलर मास को हमने कंसीडर किया M2, ये भी ग्राम में ही होगा। चलिए ठीक है ना, तो यहाँ से मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल कैसे निकालेंगे, जितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है उसके मोलर मास से उसको डिवाइड करके, तो W2 बाय इसका मोलर मास कितना है M2, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट एंड W1 इज इन ग्राम, तो इसको हमें kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया W1 बाय 1000, नाउ इट इज इन kg, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है। तो यहाँ से मोलैलिटी की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी W2 इंटू 1000 सिंपली डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, ये हमारी मोलैलिटी की डेफिनेशन है, फॉर्मूला है। अब हमें करना क्या है कि जो हमने रिजल्ट निकाला हुआ था फर्स्ट में ये वैल्यू यूज़ कर देंगे तो हमें हमारा रिलायबल फॉर्मूला आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m की वैल्यू बोलिए W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, यही आपका फॉर्मूला है जिससे आप न्यूमेरिकल को लगाओगे। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है, वो कभी कभी टेम्परेचर में डिफरेंस पूछ देता है, जो अभी अभी हमने पीछे फॉर्मूला ये बताया TS माइनस T0B, या तो कभी कभी ये ज़्यादातर क्वेश्चन में वो मोलर मास पूछता है जो भी आपने नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया ज़्यादातर केसेस में। तो इस M2 के टर्म में ये फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TB। एक बार फिर से सारी चीज़ों को आप समझ लो कौन सी क्या चीज़ है। M2 हमारा जितने भी 2 वाले हैं वो सॉल्यूट के लिए है, ठीक है ना, 1 वाले सॉल्वेंट के लिए है, यानी इसमें आप कंफ्यूज मत होना W1 क्या दिया W2 क्या दिया, नहीं तो फिर आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। यानी अगर आप प्योर फॉर्म में देखिए, जब ये प्योर फॉर्म में था तो हमारा W1 ग्राम सॉल्वेंट था और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया W2 ग्राम, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है उसका प्रॉपर कुछ ना कुछ तो मोलर मास रहा होगा, तो जितना भी मोलर मास रहा उसको हमने M2 कंसीडर किया, क्योंकि इसको भी 2 कंसीडर कर दिया। इसके मोलर मास की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सॉल्वेंट की, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में जो मोलैलिटी का डेफिनेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब सॉल्वेंट का केवल वॉल्यूम 1 kg चाहिए, हमें मोलर मास की ज़रूरत नहीं है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के मोल्स है उसमें हमें मोलर मास की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ M2 क्या है, M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W2 क्या है गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट, 1000 यूज किया, KB क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एक चीज K जो आप KB है इसका जो यूनिट होता है, यूनिट आप निकालना यहाँ से सीख सकते हो। देखिए यहाँ अगर यूनिट आप कंफ्यूज हो कि इसका यूनिट क्या हो, देखो यहीं से निकल आएगा। डेल्टा TB को अगर हम केल्विन कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि चेंज बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल में इस बात से कंफ्यूज मत होना कि वो डिग्री सेंटीग्रेड में कभी चेंज देता है और कभी केल्विन में देता है, तो आप उसको कन्वर्ट, चेंज को कभी कन्वर्ट मत करना, चेंज उतना ही होता है। अगर हम लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया भी था कि कैसे कन्वर्ट, आप लास्ट लेक्चर देख लो, उसमें हमने इसका डिफरेंस बताया है आपको कि केल्विन में चेंज करेंगे तब भी डिफरेंस वही आएगा और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तब भी डिफरेंस वही आएगा। तो यहाँ इसका यूनिट केल्विन है और डिवाइडेड बाई मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोल पर केजी। तो यहाँ हो गया हमारा मोल पर केजी। अब देखिए पर केजी ये ऊपर चला जाएगा और मोल भी ऊपर ले जाओ, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स, यही इसका यूनिट होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे ये डिराइव किया है हमने। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करते हैं, या तो फिर हाँ एक हम ऐसे ही ओरली इसका न्यूमेरिकल आपको बताए दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का न्यूमेरिकल है।
तो चलिए इसका एक ओरल न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल हो सकता है, समझ में आ जाएगा आपको हम क्या बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ हमने एक सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट को हम वाटर कंसीडर, कुछ भी कंसीडर करते हैं, बेंजीन वगैरह भी हो सकता है, तो H2O कंसीडर किया और यहाँ हमने इसका अमाउंट कंसीडर किया कि ये 200 ग्राम वाटर है, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। कितने ग्राम ऐड किया हमने इसमें, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड कर दिया 20 ग्राम, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वो है क्या, यहाँ इसको नेम भी हम बता दे रहे हैं, हमने यूरिया ऐड किया इसमें, ठीक है ना। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, अगर आपको निकालना ना आता हो तो फॉर्मूले से निकाल लो, NH2CONH2, आई थिंक मोलर मास निकालना तो सबको आता होगा, ठीक है। इसका मोलर मास 60 निकल के आता है। चलिए तो ये हमने ऐड किया। अब देखिए वाटर जो इनिशियल में था उस समय इसका जो प्योर स्टेट पर BP था T0B, वो हमने अज्यूम किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अज्यूम क्या किया, उतना ही होता है, थोड़ा सा केवल पॉइंट में वगैरह भी होता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमें ये पता करना है इसमें, और इसके लिए KB की वैल्यू हो सकता है वो जितनी भी आपको गिवन कराए, ज़्यादातर मान लो 1.213 कुछ भी 1.2 हम कंसीडर कर रहे हैं, वो जो भी देगा उसको हम उठा देंगे KB की वैल्यू, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए इसका TS कितना होगा, TS का मतलब इलिवेशन कितना निकल के आएगा, ठीक है ना, इलिवेशन में भी TS कितना होगा। तो देखिए इस तरह से हमें ये चीज़ें निकालनी है। अब एक चीज़ और, इसमें डेल्टा TB हमें नहीं दे रहा है, डेल्टा TB हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। डेल्टा TB को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद निकल आएगा। चलिए देखिए अब ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। H2O हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा जो भी ऐड किया हमने ये सब सॉल्यूट के लिए। अब देखिए फॉर्मूले की बात आती है, तो फॉर्मूले में हमें डेल्टा TB निकालना पड़ेगा पहले। तो देखिए सीधा सा फॉर्मूला अभी हमने बताया, बताइए फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M की वैल्यू थी W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2, यही फॉर्मूला था आपका, ठीक है ना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा ये। तो डेल्टा TB हमें निकालना है, यानी डेल्टा TB की वैल्यू KB जो भी वैल्यू देगा, यहाँ 1.2 यूज़ किए जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने अज्यूम किया 1.2 इंटू W2, 2 सॉल्यूट के लिए कितने ग्राम है, 20 ग्राम है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 कितने ग्राम में, 200 ग्राम में, 200 ग्राम, इंटू यहाँ पे M2 यूज़ करेंगे, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना होता है 60, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 0.4, इसको ओवरऑल सॉल्व कर देंगे आप लोग तो आपको डेल्टा TB की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। जो भी वैल्यू मिलेगी सॉल्व कर दीजिएगा। अब क्या करोगे आप, सीधा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा TB इक्वल, अब देखिए डेल्टा TB जो यूज़ करोगे, तो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि इसमें इलिवेशन हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, TS ज़्यादा होगा, TS माइनस T0B, यही पढ़ा था फॉर्मूला आपने। और हमने आपसे पूछा है TS की वैल्यू, यानी डेल्टा TB प्लस T0B इज इक्वल टू TS, ये निकल के आ जाएगा। और डेल्टा TB यहाँ से कैलकुलेट करके आप यूज़ कर देंगे। T0B हमने आपको पहले ही बता दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ कर लेना, तो ये आपका TS निकल के आ जाएगा। TS का मतलब होता है वो फाइनल टेम्परेचर जितना वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने के बाद उसका BP जितना हो गया, दिस इज नॉट द चेंज, ये इतना हो गया। इसका मतलब अगर 100 था और उसमें हमने डेल्टा TB ऐड कर दिया, सपोज दैट हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आया और पहले 100 था, तो जब पहले 100 था ये 1 का चेंज हो गया तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 101, 101 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो इस तरह का न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। उसमें हो सकता है बहुत सारे केस ऐसे होंगे आपको कि डेल्टा TB आपको कैलकुलेट करा देगा और ये अननोन देगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है। और देखिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसका कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि 1/2 फैक्टर से निकालते। अगर जैसे NaCl वगैरह इसमें ऐड करते हैं हम, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए 1/2 फैक्टर 2 होता है, यानी इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होता तो इलेक्ट्रोलाइट के केस हम अलग से बता देंगे। अभी आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझो क्योंकि बेसिकली यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये डेल्टा TB आपको निकालना आ गया। तो इस तरह से 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
चलिए तो अगली कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए इसमें भी समथिंग समथिंग वही होना है, समझ लीजिए जरा। यहाँ पे हमने प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने प्योर सॉल्वेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इसका वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वो भी कैसा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। चलिए पहले ये इसमें भी यही समझ लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब भी यही होता है कि वो टेम्परेचर होता है ये जिस पर, जैसे बताते हैं कि कोई भी लिक्विड फ्रीज हो रहा है, बात सही है, लेकिन उस पर भी वेपर प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट में आपको समझाया था। क्योंकि हर एक लिक्विड का एक जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो एक डिफरेंट वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर या एल्टीट्यूड के साथ साथ, यानी वेपर प्रेशर जब चेंज होता है या कहीं ऊंचाई पर जाए तो वहाँ उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर का रोल फ्रीजिंग पॉइंट में भी होता है और वेपर प्रेशर का रोल आपका बॉइलिंग पॉइंट में भी होता है, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट का सिमिलरली या जनरली हम लोग यही समझते हैं जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज करना स्टार्टअप करता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ही कंसीडर किया जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, बस यही है कि नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने पर, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया। अब ऐड करने पर इसमें क्या होगा, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी, यानी डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सारी चीज़ें वही हैं जो अभी हमने पढ़ी है। क्या कि जहां हमने वर्ड, एक चीज़ और समझ लो, सपोज दैट आप ये समझो कि यहाँ इसका फ्रीजिंग पॉइंट T0F रहा, ठीक है ना, और यहाँ इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TS, ठीक है ना। तो अब समझिए जरा, ये इसमें क्या होगा, इट विल बी लेस, इसमें कमी आ रही है, और ये हो जाएगा मोर। जबकि पिछले वाले केस में आपने पढ़ा था तो T0 जो B था वो ज़्यादा था और उधर हमारा वो हमारा कम था, उधर ज़्यादा हो गई थी वैल्यू, तो उसको बोलते थे एलिवेशन इन BP। फ्रीजिंग पॉइंट में रिवर्स होता है। इसका मतलब अगर इसका डेल्टा TF निकालें, जो डेल्टा TF है इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हमारा हो जाएगा T0F माइनस TS, ये हमारा हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन सब का डेली लाइफ में यूज होता है। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हो, इसका यूज कहाँ है। देखिए ऐसा होता है कि जो ज्यादा जहाँ ऐसे प्लेसेस जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि अगर कहीं ज़्यादा बर्फबारी वगैरह हो गई, ज़्यादा आइसफॉल वगैरह हो गई, तो वहाँ क्या होता है कि उस सिचुएशन पर क्या होता है कि वहाँ जो व्हीकल यूज़ होते हैं, जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, उनका पेट्रोल फ्रीज करने लगता है। तो पेट्रोल उनका फ्रीज करता है क्योंकि उसका कोई ना कोई कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो उसमें हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को ऐड करते हैं, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह है, ऐसे कंपाउंड्स को ऐड करते हैं, वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा होगा और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड कर दें तो वो 0 से निगेटिव में चला जाएगा। इसका मतलब अगर उस केस में अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन होता है वहां का, तो वहां पे वो पेट्रोल वगैरह फ्रीज नहीं करेगा। तो इन सब का एक प्रॉपर यूज होता है, जो चीजें आप ये यहाँ पे सीख रहे हो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। आप देखिए फॉर्मूला हम पूरा डिराइव नहीं करेंगे, हम केवल बताए दे रहे हैं आपको। तो जहां जहां पिछले फॉर्मूले में आपने डेल्टा TB यूज किया था, वहां वहां आप यूज करोगे डेल्टा TF, ठीक है। जहां जहां आपने KB यूज किया था वहां वहां आप यूज करोगे KF। बाकी सारी वैल्यू सेम है, पूरा फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट आप बताइए खुद, तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट बता दोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। देखिए पूरा फॉर्मूला वही है, इवन डेरिवेशन भी वही है, ठीक है ना। तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आपकी एक कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी बची हुई है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। अच्छे से रिवाइज करने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कीजिए। हालांकि एक दिन हम इसका न्यूमेरिकल सेशन देंगे, उसमें हम इसके सारे न्यूमेरिकल आपको करा देंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। सारे तो पॉसिबल नहीं है, जितने भी होंगे।
अदरवाइज आप लोग अगर फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह को स्टडी कर रहे हो अच्छे से, तो इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स के लिए आप जो बुक आती है पूरी शर्मा पठानिया की, जिसको पीएसपी बोलते हैं, उससे आप मैक्सिमम पार्ट न्यूमेरिकल का कवर कर सकते हो, क्योंकि ये क्लास केवल पीजीटी वगैरह के लिए ही है, पीजीटी या बोर्ड लेवल की, ठीक है। तो उतना इससे आपका आसानी से कवर हो जाएगा। ये कोई गेट या CSIR नेट लेवल की क्लास नहीं है, नहीं तो फिर आपको कोई अच्छी बुक रेफ़र की जाती, जैसे कि आपकी एटकिंस वगैरह आती है, या उसके लिए भी और बहुत सारी बुक हैं, SS डोगरा की पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स की आती है बुक, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स आती हैं, जैसे आपकी W बैल की बुक आती है या अल्बर्टी सिल्वी की बुक आती है, तो फिर वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उतना हाई लेवल का आपको नहीं जाना है, इसके सीधे सीधे न्यूमेरिकल। और एक चीज़ है कि NCERT की भी प्रॉब्लम आप लोग इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो भी इसका पार्ट बचा हुआ है, हमने कहा था मैक्सिमम पार्ट इसका हम कवर कर देंगे। तो मैक्सिमम पार्ट में एक आपकी कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी और बची हुई है, जिसको आप बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगली कोंजुगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद वांट हाफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है उसको इंक्लूड करना बताएंगे। और हर न्यूमेरिकल में केवल ये होगा यहाँ मल्टीप्लाई बाय आई, यानी जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े उसमें वांट हाफ फैक्टर का केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम होगा। और इसमें एक लास्ट टॉपिक और बचेगा आपका एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना। तो ये सब आपका सोल्यूशन का ही पार्ट है। बाकी जो सोल्यूशन का बेसिक था, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन हमने बताया था, इसके अलावा मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो हम जो इसका एनालिटिकल पार्ट होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।